हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पोएम जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। ये पोएम लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। हम लोग इस पोएम की डिटेल्स देखेंगे और डिटेल में बात करेंगे इस पोएम की पब्लिशिंग के बारे में, टोन, स्ट्रक्चर, समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी पब्लिशिंग। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बुक नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में 1914 में पब्लिश हुई थी। आफ्टर एप्पल पिकिंग ये बुक पब्लिश होते साथ ही अपने आम सी सेटिंग के बावजूद इसने बहुत सारे पोइट्स की अनयूजुअल अटेंशन हासिल की थी और इसने बहुत ही ज़्यादा फेम हासिल किया था। इस पोएम की जो टोन है वो सरियल टोन है, ठीक है। यानी कि इसमें जो अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा ये अनवर्डली भी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में जो लैंग्वेज यूज़ की, हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस भी कोलिक्वल लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज जो है और सिंपल स्पीच, इसके बारे में सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। तो इसने जो यहाँ पे इस पोएम की जो टोन है वो यानी कि थोड़ी सी ड्राउजी है कि जो स्पीकर है इसका वो बात करते करते ही बात तो कर रहा है लेकिन उसकी जो फीलिंग ऐसी है जैसे ना वो गनूदगी में हो, ठीक है। अब इसकी जो राइम है वो भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और इसकी जो थॉट्स हैं वो भी थोड़ी सी ब्लर सी हैं। इसके अलावा ये जो टोन है इसकी, वो दो तरह की टोन इस पोएम में यूज़ की गई है। एक तो हैप्पी टोन है, यानी कि कोई वो अपने फ्यूचर के बारे में जो भी उसकी डिज़ायर्स हैं अगर वो पूरी हो चुकी हैं या नहीं हुई ये तो हम बाद में बात करेंगे। एक तरफ हम देखें तो इसकी हैप्पी टोन है लेकिन थोड़ी सी सॉम्बर भी है, ग्लूमी भी है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं मिल के ये जो ज़िंदगी में डिज़ायर्स की जो इम्पोर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस है, उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है इस पोएम का वो बेसिकली तो है आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन इसका जो ये वाली पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग ये फ्री वर्स नहीं है, लेकिन फ्रॉस्ट की जो ये पोएम है ये थोड़ी सी फॉर्म यानी कि इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, ठीक है, इनफॉर्मल है। उसके अलावा इसके जो सिलेबल्स हैं वो भी वेरी कर रहे हैं लाइन टू लाइन। किसी लाइन में कम हो जाता है इसका जो मीटर है वो, यानी कि टेट्रामीटर हो जाता है, किसी में पेंटामीटर हो जाता है, किसी में यानी कि कुछ लाइंस जो है वो लॉन्ग हैं, कुछ शॉर्ट हैं। तो एक तो सिलेबल्स इसके वेरी कर रहे हैं, दूसरा इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी इरेगुलर है। स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब हम देखेंगे इसकी समरी। ये पोएम जो है इसमें एक आदमी की, एक फार्मर की जो के एप्पल्स को पिक करता है, सारी ज़िंदगी उसने यही काम किया है, उसकी स्टोरी बयान की गई है कि उसने अब सीढ़ी रखी हुई है बाग में और वो बाकी सारे तो उसने जो एप्पल्स हैं पके हुए वो तोड़ लिए हैं, लेकिन दो तीन जो है वो रह गए हैं और वो थक चुका है अपने इस काम से, ठीक है। अब ये जब वो थक चुका है, अब शाम का टाइम है और पके हुए फलों की खुशबू और उसके अलावा जो नेचर का इफ़ेक्ट है वो इस तरह से उसकी जहन पर पड़ता है कि ऐसे लगता है जैसे ना वो सो गया हो, यानी कि जैसे बैठे बैठे किसी को ऊँघ आ जाती है ना और वो ख्वाब देखना शुरू कर देता है, वो वाली फीलिंग बयान की गई है, ठीक है। अब इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि पहले तो हम लोग देखेंगे इसकी फॉर्म के बारे में, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है पूरी पोएम में जो हमने पीछे बात की है कि एक तो इरेगुलर जो है राइमिंग स्कीम थी, दूसरा सिलेबल जो थे वो वेरी कर रहे थे लाइन टू लाइन, लाइन की जो लेंथ थी वो भी यानी कि वेरी करे, कहीं पे लाइंस छोटी हैं कहीं पे लाइंस बड़ी हैं। तो यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में भी ये बात हो गई। उसके बाद कि है जो इसकी सबसे अहम बात है, सबसे अहम खसूसियत है इन लाइंस की, वो ये कि ये जो फॉर्म यूज़ की है राइटर ने, पोइट ने यहाँ पे, तो ये इसको नेचुरल सेटिंग दे रहे हैं, नेचुरल सेटिंग और कॉमन सी एक ऑर्चर्ड की फॉर्म की ये सेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जो स्लीप है, जैसे हमने बात की है ना पीछे समरी में कि जो फार्मर है वो काम करते करते जब थक जाता है तो वहीं पे ही वो एक ड्राउजीनेस में और थोड़ा सा स्लीप में चला जाता है। तो वो जो उसकी स्लीप है, एक तो जो शाम के टाइम को अगर हम साथ में देखें तो जो शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम, वो या तो फिर सिंबलाइज़ कर रहा होगा कि
एक तो डे एंड हो रहा है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन जो सिंबलिज़म यहाँ पे यूज़ हुआ है वो ये कि उसकी जो लाइफ जर्नी है, वो बूढ़ा किसान जो है अब उसकी ज़िंदगी भी उसकी ख़त्म होने वाली है, यानी कि उसकी भी शाम हो चुकी है, इसलिए उसको थकावट हो रही है। एक तो ये स्लीप हो गई। फाइनल स्लीप मतलब कि कौन सी, आम ये जो इंसान सो के उठते हैं ये वाली नहीं, मतलब कि अब भी उसकी जो नींद है यानी कि डेथ को, इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, लॉन्ग स्लीप को। और दूसरा विंटर नाइट्स की जो स्लीप होती है वो होती भी वैसे ही लॉन्ग है, ठीक है। अब ये जो सेंसरी इमेजेस हैं, ये जो पीछे हमने बात किए हैं कि उस जो ख्वाब देख रहा है उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो बात करता है, वो यानी कि अपनी उसी ड्राउजीनेस में ही हमें बताता जाता है कि मेरी ज़िंदगी जो है अब मैं थक चुका हूँ, सेब तोड़ते तोड़ते। मेरे जो ये साथ में जो बैरल पड़ा हुआ है, एक तो सीढ़ी रखी हुई है बाग में, और दूसरा बैरल जो है वो भी भरा हुआ नहीं है। मतलब कि वो सारी ज़िंदगी जितनी मेहनत कर लेता है, जितनी कोशिश कर लेता है, उसके बावजूद भी उसकी कुछ ज़रूरियात होंगी, उसकी कुछ डिज़ायर्स होंगी जो फुलफ़िल नहीं हुई होंगी, इसलिए वो जो बैरल है वो खाली दिखाया गया है, ठीक है। अब वो उसकी थोड़ी-सी यानी कि जो मेमोरी है वो कुछ खुश है, कुछ नहीं है। तो ये जो ये तो आम इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है कि सारी ज़िंदगी जितनी भी वो स्ट्रगल कर ले, अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये इसमें नेचुरल फीलिंग आ गई कि ये जो पूरी स्टोरी बयान की गई है वो वाक़ई रियलिस्टिक स्टोरी है। अब जो थीम्स यूज़ किए गए हैं इस पोएम में, वो जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, उसमें सबसे पहला थीम है हीलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, स्पेकुलेशन ऑफ डेथ, फैटीग, डिससेटिस्फैक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ डिज़ायर्स एंड मेमोरी। वन बाय वन हम बात करेंगे थीम्स के बारे में। तो नेचर का जो हीलिंग इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से है। हम लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे पोइट्स ने बात की है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी नेचर पे बहुत ज़्यादा लिखा है, ठीक है। जो नेचर का सूदिंग इफ़ेक्ट है, अब उसमें इस पोएम में वो किस तरह से यूज़ किया गया है कि जो बूढ़ा किसान है वो काम कर कर के थक चुका है, उसने बाकी सारे सेब तोड़ लिए हैं, 2-3 जो बाग के ऊपर रह गए हैं वो है, लेकिन उसकी जो थकावट है उसकी वजह से जब वो नीचे उतरता है, एक तो पके हुए फलों की खुशबू, जो शाम का मौसम है ठंडा ठंडा, वो थोड़ी सी ठंडक वाला, ठीक है, एक वो मौसम, और जो ठंडी हवा चल रही है, उस सब ने जो स्पीकर है उसको इतना यानी कंफर्टेबल कर दिया है कि वो उसी वहीं पे ही अपना काम करते दौरान ही वो ड्राउजीनेस में चला जाता है, स्लीप में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेचर ने उसकी सारी थकावट को दूर कर दिया है और वो सो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है नेचर का हीलिंग इन्फ्लुएंस दिखाया गया है। उसके बाद है स्पेकुलेशन ऑफ डेथ, ठीक है। अब जो ये फार्मर था वो बात करता है अपने ड्रीम्स की, डिज़ायर्स की, और लॉन्ग स्लीप की, फाइनल जो उसकी स्लीप है उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे वो हमें हिंट्स देता है कि ये जो उसकी लाइफ है, वो उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है। अब वो थोड़ा सा मतलब कि पैसिव मोड में भी आ जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, वो प्रिडिक्ट कर रहा है अपनी डेथ को कि मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ, या जो अब मैं ये काम करके मैं फ़ाइनल स्लीप लेने वाला हूँ। यानी कि अब वैसे दोबारा से अगर सिंबलिज़म की बात करें कि एक तो उसकी ज़िंदगी का भी यानी कि आखिरी वक्त ही चल रहा है, बुढ़ापा यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओल्ड एज है उसकी। दूसरा काम से भी वो थक गया है, फैटीग है, उसको बहुत थकावट हो गई है। अब यानी कि वो यही चाहता है कि जो उसकी लॉन्ग स्लीप होगी ना, वो उसको उसकी डिज़ायर से भी छुटकारा दे देगी, और ये क्या होगा उसके लिए, एक उसकी डेथ होगी। वो यानी कि ऑल द टाइम एक डीप थॉट में रहता है कि वो अब मर जाएगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा पैसिव मूड दिखाया गया है यहाँ पे। अब जो अगला थीम है वो यूज़ किया गया है वो है फैटीग का। ह्यूमन साइकोलॉजी भी कहती है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना या एक ही काम को बार बार करते करते हम लोग थक जाते हैं, ठीक है। हमारी जो दिलचस्पी है वो भी ख़त्म हो जाती है। इंसानी जिस्म जो है इसकी साख्त ही ऐसी है कि एक काम को मुसलसल करते करते उसे थकावट हो जाती है, ज़हनी सुकून की भी उसको ज़रूरत होती है। अब जो उसके अलावा जो दूसरे थीम्स यूज़ किए गए हैं वो है डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन किस तरह से है कि जो स्पीकर ऑफ द पोएम है वो सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है, मतलब कि अपनी सारी ज़िंदगी उसने उस ऑर्चर्ड में गुजार दी है, एप्पल पिक करता रहा है, दूसरे यानी कि फार्मिंग करता रहा है, जो कुछ भी करता रहा है, लेकिन उसका जो उसकी डिज़ायर्स थी या जो उसकी यानी कि काम थे वो पूरे नहीं कर पाया। वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं है कि उसके अभी भी यानी कि कुछ डिज़ायर्स रह गई होंगी या कुछ उसने काम करना होगा।
तो वो उसका डिससेटिस्फैक्ट्री मूड दिखाया गया है। मेमोरी जो है वो अपने माजी को याद करता है, वो ये सोचता रहता है कि अच्छा ठीक है अब उसने काम कर लिया है, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है, ऐसे लगता है जैसे उसकी मौत करीब हो। तो वो यानी कि सोचता रहता है, ये उसकी मेमोरी में आ गया। सिग्निफिकेंस ऑफ डिज़ायर्स, अब यहाँ पे डिज़ायर्स हमारी ज़िंदगी में जो हमारी ख्वाहिशात हैं बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो हमारा मोटिव बन जाती हैं और वो ही हमें ट्रिगर करती हैं कि हम मेहनत करें, मज़ीद मेहनत करें, और ऐसे ही इंसान को आराम से नहीं बैठने देती। तो बूढ़ा इंसान जो है, बूढ़ा वो जो फार्मर है, स्पीकर ऑफ द पोएम, वो भी अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन फिर भी जो उसकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के चक्कर में वो ओल्ड एज के बावजूद भी वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे किसको एग्जैजरेट किया गया है? सिग्निफिकेंस ऑफ डिज़ायर्स को। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनली लिटरेरी डिवाइसेस की। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी इस पोएम में यूज़ की गई हैं? पोएटिक टेक्निक्स जो हैं वो, उसमें एक तो मेटाफर है, मेटाफर के अलावा सिंबोलिज्म। सबसे अहम चीज़ जो है वो सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म के बाद सिंबोलिज्म यानी कि जो उसकी सीढ़ी है वो उसको सिंबलाइज़ करे, उसकी लाइफ की जर्नी को। जो बैरल है उसकी यानी कि जो हाफ फिल्ड बैरल है वो उसकी हाफ फुलफिल्ड डिज़ायर्स को सिंबलाइज़ कर रहा है। और जो मौसम है शाम का, इवनिंग टाइम जो है, तो वो उसकी लाइफ जर्नी को के एंड का ये इसको सिंबलाइज़ कर रहा है। ठीक है, सिंबलिज्म हो गया। उसके बाद है जी मेटाफर। जो लैडर जिसके ऊपर वो चढ़ के काम कर रहा होता है, वो उसकी यानी कि सारी ज़िंदगी जिसने उसको या तो जो उसकी मेहनत जो है वो उसको ऊंचाइयों पे ले जाएगी, यानी कि हेवन में लेके जाएगी। सारी ज़िंदगी उसने मेहनत से गुजारी है। उसके अलावा इसमें कॉन्सोनेंस है, यानी कि कॉन्सोनेंस क्या होती है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं। अब यहाँ पे बार बार वो स्लीप का वर्ड यूज़ करता है, ये हो गया। एलिट्रेशन को भी और एजोनेंस को भी, ये भी बार बार यूज़ की गई हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम में यूज़ की गई हैं, इसके बारे में बात हो गई।